नंदनपुर गांव के किनारे गजाधर का एक ढाबा था। नाम बड़ा पर दिल छोटा। वो इतना लालची और खड़ूस था कि उसके लिए पैसे ही सब कुछ थे, इंसानियत की कोई कीमत नहीं। गजाधर भाई, मटन में आज नमक थोड़ा ज्यादा था, ऐसा करो 20 रुपए कम ले लो। नमक ज्यादा था तो बाहर सरकारी नल है पंडित जी, मुफ्त का पानी पी लो, पेट भी भरेगा और नमक भी धुलेगा। पर मेरे यहाँ डिस्काउंट नहीं चलता। अरे भाई, जुबान जल रही है मेरी, थोड़ा तो लिहाज करो। लिहाज से चूल्हा नहीं जलता पंडित जी, पूरे 200 निकालो, वरना पीछे बाल्टी रखी है, बर्तन धोने के लिए तैयार हो जाओ। बोलिए, साबुन उठाऊं या बटुआ? बड़ा खूसट आदमी है, इतना लालच ठीक नहीं। एक दिन तेरा ये ढाबा सिर्फ मक्खियां मारेगा। मक्खियां मारे या मच्छर, गजादर कभी घाटा नहीं सहेगा। चलिए अब रास्ता नापिए, पीछे और भी ग्राहक हैं। कलयुग है भाई, इंसानियत तो इसने मसालों में पीस दी है। ओए टिल्लू, देख क्या रहा है, बेंच साफ कर, कहीं पंडित जी का मुफ्तखोर आशीर्वाद वहीं ना छूट गया हो। गजाधर के लिए हर चीज का हिसाब पैसों में है, पर वक्त कब किसका हिसाब बदल दे ये कोई नहीं जानता। चलते चलते आर्यन और उसकी पत्नी सपना आखिरकार नंदनपुर गांव पहुंच चुके थे, दिल में नई उम्मीद और सपनों के साथ। बस सपना, पहुंच गए। देखना, बहुत जल्द इस पूरे गांव की हवा में हमारे हाथ के खाने की खुशबू तैरेगी। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपका हुनर तो जादू है जी, पर जादू दिखाने से पहले ठिकाना ढूंढना होगा। पहले मुखिया जी से मिल लेते हैं। पिताजी कहते थे वो बहुत नेक इंसान है। बिल्कुल सही, बड़ों का आशीर्वाद ही तो तरक्की का रास्ता खोलता है। तभी उनकी नजर गजाधर के ढाबे पर पड़ती है, जहां बोर्ड पर लिखा है गजाधर का असली बनारसी मटन भात। असली बनारसी मटन? खुशबू तो ठीक है, पर इसमें वो अपनापन नहीं है जो हमारे बिहार के स्वाद में होता है। स्वाद तो ठीक है जी, पर मालिक की आवाज बड़ी कड़वी लग रही है, संभल कर रहना होगा। चलिए पहले मुखिया जी का घर ढूंढते हैं। दोनों एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ जाते हैं। गांव की पगडंडी पर चलते चलते आर्यन और सपना मुखिया जी के घर पहुंचते हैं। आंगन में सामने मुखिया जी चारपाई पर बैठे होते हैं। तभी उनकी नजर आर्यन पर पड़ती है। अरे ये कौन? रुको, ये तो जयप्रकाश का बेटा आर्यन है। क्यों रे, पहचान लिया ना मैंने? बिल्कुल मुखिया जी, आपकी याददाश्त तो आज भी जवान है। बेटा, शक्ल तो बिल्कुल बाप पर गई है, बस ये नाक थोड़ी ज्यादा ही चपटी रह गई। क्यों बहू, ये नाक पैदाइशी ऐसी है या किसी कढ़ाई से टकराई थी? बिल्कुल सही पकड़ा मुखिया जी, बचपन में रसोई में खेलते समय कड़ाही से ही टकरा गया था। चलो कम से कम हुनर तो मिल गया। पर बेटा, इस सूखे और अकाल के वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, वहाँ खेती में बहुत नुकसान हुआ है, सोचा यहाँ कुछ मेहनत करके माँ बाप को पैसे भेज सकूं। वो दोनों अब भी वहाँ बड़ी उम्मीद में बैठे हैं। नेक ख्याल है बेटा। देखो, गांव के बाहर गजाधर का एक ढाबा है। आदमी थोड़ा टेढ़ा और कंजूस है, पर उसे अच्छे खाने की परख है। तुम वहां जाओ, मेरा नाम लेना, काम मिल जाएगा। पर मुखिया जी, सुना है वो बड़ा लालची है। लालची तो है, पर तुम्हारे हुनर के आगे उसका लालच भी झुकेगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, हम पूरी मेहनत करेंगे। अगले दिन आर्यन काम की तलाश में चलते चलते गजाधर के ढाबे पर पहुंच जाता है। मालिक राम राम, हम बिहार से आए हैं। सुना है आपके यहाँ रसोइये की जरूरत है। बिहार से? वहाँ के लोग तो मिट्टी में भी स्वाद डाल देते हैं, पर यहाँ के लोग मटन और तड़केदार दाल के दीवाने हैं। क्या बना लोगे? मालिक, ऐसा मटन बनाएंगे कि ग्राहक उंगलियां क्या, पूरी प्लेट ही चाट जाएगा। ए, खबरदार, जो प्लेट चटवाई, प्लेट चाटेगा तो उसका पेट निकल जाएगा और मेरा नुकसान होगा। इतना स्वाद मत डालना कि मुझे नई प्लेटें खरीदनी पड़े। अरे मालिक, वो तो कहने की बात थी, बस एक मौका दीजिए। ठीक है, आज ट्रायल दे। अगर ग्राहकों ने बिना नखरे किए पैसे दिए तो तुझे काम पर रख लूंगा। पगार महीने की 5,000 रुपए मिलेगी। मंजूर है? मंजूर है मालिक, बस चूल्हा जलने दीजिए, फिर खुशबू देखिएगा। जा, शुरू हो जा। और सुन, तेल जरा हिसाब से डालना, सरसों का तेल है, गंगा जल नहीं जो बहाते रहो। आर्यन चुपचाप बड़े पतीले में दाल और मटन को धीमी आंच पर पका रहा होता है। सरसों के तेल और मसालों की खुशबू धीरे धीरे पूरे ढाबे से निकलकर गलियों में फैलने लगती है। और तभी पास में इंतजार कर रहा एक ग्राहक उस महक को महसूस करते हुए बोल उठता है। अरे गजाधर भाई, आज हवा में मटन तैर रहा है क्या? ऐसी महक तो आज तक तुम्हारे ढाबे से नहीं आई। लगता है बिहार वाला लड़का सच में खिलाड़ी निकला। इतनी खुशबू तो मेरे खानदानी मसालों से भी नहीं आती थी।
आर्यन मुस्कुराते हुए गरम मटन और चने की तड़केदार दाल परोसता है। ग्राहक पहला निवाला लेते ही झूम उठते हैं। आहा, ओहो, मटन है या मक्खन, और ये दाल का तड़का, मजा आ गया भाई। वाह बेटा आर्यन, आज से हम रोज यहीं आएंगे। तूने तो कमाल कर दिया। गजाधर कोने में खड़ा होकर यह सब देख रहा है। एक तरफ उसे खुशी है कि गल्ला पैसे आज भर जाएगा, पर दूसरी तरफ उसके अंदर जलन भी पैदा हो रही है। कमाई तो बढ़ेगी, पर ये लड़का कहीं मेरी जगह ना ले ले। लोग तो अब इसके हाथ के दीवाने हो रहे हैं। सुबह से शाम हो चुकी थी। अब ढाबा बंद करने का वक्त था। तभी गजाधर ने आर्यन को आवाज दी। सुनो ए आर्यन, ये जो मटन बच गया है इसे फेंकना मत। कल सुबह जो ताजा मटन बनेगा उसमें इसे चुपचाप मिला देना। लेकिन मालिक, बासी मटन, गर्मी का मौसम है, लोग बीमार पड़ जाएंगे। ये तो सरासर पाप है। पाप पुण्य की बातें मंदिर में करना आर्यन, यहाँ सिर्फ मुनाफा चलता है। लोग मसाले के स्वाद में अंधे होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। बस थोड़ी मिर्च तेज कर देना। मालिक, हम गरीब जरूर हैं, पर बेईमान नहीं। अन्न के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। ज्यादा ईमानदारी झाड़नी है तो अपनी पोटली उठा और रास्ता नाप। और हाँ, इस महीने की पगार भी भूल जाना। अगर यहाँ टिकना है तो वही कर जो मैं कह रहा हूँ। आर्यन खामोश हो जाता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कल सुबह काम हो जाना चाहिए। गजाधर वहाँ से चला जाता है। आर्यन अंधेरे में खड़ा रह जाता है। उसे अब गजाधर की खतरनाक नीयत समझ आ गई है। शाम ढल रही थी और आर्यन खुशी घर जा रहा था, क्योंकि आज उसे 2 महीने की मेहनत के पूरे 10,000 रुपए मिले थे। आज तो सपना बहुत खुश होगी, माँ बाप को पैसे भेज पाऊंगा। तभी अचानक झाड़ियों से 2 नकाबपोश टिल्लू बिल्लू लाठी लेकर रास्ता रोक लेते हैं। ओए हीरो, बहुत लंबी लंबी डग भर रहा है, रुक जा वहीं, वरना हुलिया बिगाड़ देंगे। अरे अरे, आप लोग कौन है? देखिए भाई, मैं गरीब कुक हूँ, मुझे जाने दीजिए। गरीब कुक, हमें सब पता है बिहारी बाबू। आज ही गजाधर ने तुझे 2 महीने की पगार दी है। वो 10,000 निकाल, वरना कल आईने में खुद को नहीं पहचान पाएगा। आर्यन चौंक जाता है कि उन्हें पैसों की खबर कैसे है। वे डरा धमकाकर पैसे छीनते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। आर्यन रोता हुआ घर पहुंचता है और सपना को सारी बात बताता है। जी, इस गांव में तो कभी चोरी नहीं हुई, और उन चोरों को कैसे पता चला कि आपके पास आज ही पैसे थे? और उन्हें आपका नाम बिहारी बाबू किसने बताया? पता नहीं सपना, सब लूट गया। दाल में कुछ काला नहीं जी, यहाँ तो पूरी दाल ही काली लग रही है। उन चोरों को खबर सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था। गजाधर, फिक्र मत कीजिए, अब मेरा दिमाग चलेगा। सपना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। उन चोरों ने फिर मेरा नाम लिया और पगार छीन ली। उन्हें कैसे पता कि गजाधर ने मुझे आज ही पैसे दिए? जी, अब तो सब साफ है। गजाधर ही वो असली खिलाड़ी है जो आपको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप कभी पैसे जमा ना कर पाएं और मजबूरी में उसी के यहाँ कम पगार पर काम करते रहें। धोखेबाज, मैं अभी जाकर मुखिया जी को उसकी असलियत बताता हूँ। नहीं जी, बिना सबूत के कोई यकीन नहीं करेगा। गजाधर चालाक है, पर अब मेरा दिमाग चलेगा। ये देखिए। ये क्या है सपना? ये गुलाबी पक्का रंग है। कल जब गजाधर आपको पैसे दे तो चुपके से उन नोटों पर ये पाउडर छिड़क देना। जो भी उन नोटों को छुएगा उसके हाथ गहरे गुलाबी हो जाएंगे और ये रंग 3 दिन तक साबुन से भी नहीं छूटेगा। वाह सपना, तुम तो असली जासूस निकली। अब गजाधर के गुलाबी हाथ ही उसकी गवाही देंगे। अगले दिन सुबह गजाधर अपने ढाबे पर कड़ाही के सामने खड़ा मटन भून रहा था और पसीने के साथ साथ उसके मन में भी एक नई चाल पक रही थी। वाह गजाधर, आखिर तूने इस बिहारी लड़के की रेसिपी सीख ही ली। अब इस आर्यन की छुट्टी करने का वक्त आ गया है। आज इसकी पगार का बहाना बनाकर इसे फंसाऊंगा और फिर हमेशा के लिए गांव से बाहर। तभी आर्यन वहाँ पर आ जाता है। ये लो आर्यन, तुम्हारी रुकी हुई पूरी पगार। आज तुम जल्दी घर जाओ और आराम करो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, मैं चलता हूँ। आर्यन मुड़ते ही चुपके से नोटों पर गुलाबी पाउडर छिड़क देता है। जैसे ही वह ढाबे से बाहर निकलता है, गजाधर अपने चेलों टिल्लू बिल्लू को पास बुलाता है। जाओ, बरगद के पेड़ के पास इसे घेर लो। आज आखिरी बार इसके सारे पैसे छीन लो और इतना डराओ कि ये रात को ही गांव छोड़ दे। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। टिल्लू और बिल्लू चुपके से आर्यन के पीछे निकल जाते हैं। अगली सुबह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। पूरा गांव जमा है
और हवा में सन्नाटा, क्योंकि आज आर्यन और गजाधर के बीच इंसाफ का आखिरी फैसला होना है। मुखिया जी, न्याय करो। इस लड़के ने मुझे लूट लिया। हर महीने बहाना बनाता है कि रास्ते में चोरी हो गई। ये खुद चोर है। मेरी पगार के पैसे खा गया और अब मुझ पर ही कीचड़ उछाल रहा है। आर्यन, गजाधर तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है। क्या कहना है तुम्हारा? मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की। सच तो ये है कि गजाधर भैया ने ही वो चोरी करवाई है, ताकि मैं कभी पैसे बचा ना पाऊं और मजबूरी में इनके यहाँ बासी मटन परोसता रहूं। झूठ, सरासर झूठ। गांव वालों देखो, ये बाहर वाला हमारे ही गांव के मालिक पर उंगली उठा रहा है। तेरे पास क्या सबूत है? कोई गवाह है? सबूत भी है और गवाह भी मुखिया जी। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, सच अभी सबके सामने आ जाएगा। अगर तुम साबित नहीं कर पाए आर्यन, तो तुम्हें इसी वक्त गांव छोड़ना होगा। मुखिया जी, न्याय की तराजू तभी झुकती है जब उस पर सच का वजन हो। कल रात जब गजाधर भैया ने मुझे पगार के पैसे दिए तो मेरी पत्नी सपना ने उन नोटों पर एक खास जादुई गुलाबी पाउडर छिड़क दिया था। ये पाउडर नोटों पर तो नहीं दिखता, पर जो भी उन पैसों को छूता है उसके हाथ गहरे गुलाबी हो जाते हैं और ये रंग 3 दिन तक साबुन से रगड़ने पर भी नहीं छूटता। मुखिया जी, अगर गजाधर भैया और उनके इन 2 चेलों के हाथ साफ हैं तो मैं अभी इसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गांव छोड़ दूंगा, पर अगर इनके हाथ रंगे हुए निकले तो फैसला आप कीजिएगा। गजाधर, सामने आओ और अपने दोनों हाथ दिखाओ। अरे, ये क्या मजाक है मुखिया जी? मैं मालिक हूँ, मैं क्यों किसी के पैसे छीनूंगा? ये लड़का पागल हो गया है। मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। आज सामने कर गजाधर, पंचायत का आदेश है। डरते कांपते हुए गजाधर जैसे ही अपनी हथेलियां सामने करता है, पूरी पंचायत सन्न रह जाती है। गजाधर की दोनों हथेलियां और उसकी उंगलियां गहरे चमकदार गुलाबी रंग में रंगी हुई थीं। देख लीजिए मुखिया जी, ये है गजाधर का असली चेहरा। ये सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि अपने ही नौकरों को लूटने वाला डाकू है। चोरी भी खुद करवाता है और इल्जाम भी मासूमों पर लगाता है, ताकि कोई यहाँ से जा न सके। तू है गजाधर, तू इतना नीच और छोटा निकलेगा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तूने न सिर्फ आर्यन का पैसा मारा, बल्कि नंदनपुर के भरोसे का कत्ल किया है। गजाधर सिर झुकाए खड़ा रहता है। उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है। गुलाबी रंग ने उसकी काली करतूत को पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया था और इस तरह गजाधर को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल ही गई। उसकी लालच और चालाकी का सच सबके सामने आ गया, जबकि आर्यन और सपना की ईमानदारी ने उन्हें नई पहचान और सम्मान दिलाया। कहते हैं ना, सच और मेहनत की हमेशा जीत होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।